Welcome to Riddhi Academy, where learning creates leaders, your destination for competitive exam success. Learn today, lead tomorrow. वेलकम टू आवर चैनल रिद्धि एकेडमी। आप लोग का हमारे रिद्धि एकेडमी चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं BNS 141 के बारे में, जिसका सब्जेक्ट नेम है फर्स्ट एड इन इन्वायरमेंटल इमरजेंसी एंड डिजास्टर। इसमें हम टोटल 10 प्रश्नों को करने वाले हैं। ये 10 प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। इन सभी प्रश्नों को आज हम एक ही वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि ये 10 प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन 10 प्रश्नों को आप केवल एक बार ज़रूर से ज़रूर वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड में जितना हो सके हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हमारा हेल्प हो सके और हम आपके लिए वैसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आते रहें। तो आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो हम करने वाले हैं, ये है अत्यधिक गर्मी या अत्यधिक ठंड की अवधारणा। अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ठंड की क्या अवधारणा है, इसके जोखिम कारक और पहचान का वर्णन कीजिए। अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ठंड ऐसा पर्यावरणीय स्थितियां हैं जो मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है। अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ठंड एक ऐसा पर्यावरणीय स्थितियां हैं जो मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है। इनसे हीट स्ट्रोक, हाइपोथर्मिया तथा अन्य स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अब अत्यधिक गर्मी के क्या क्या जोखिम हैं? जोखिम कारक में आ जाएगा लंबे समय तक धूप में रहना, पानी की कमी, अत्यधिक शारीरिक श्रम, बुजुर्ग एवं बच्चे। इन सभी कारणों में अत्यधिक गर्मी ज़्यादा हार्मफुल होती है। इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं? अत्यधिक पसीना आना, चक्कर आना, सिर दर्द, शरीर का तापमान बढ़ना और बेहोशी इसके पहचान के मुख्य लक्षण हैं। अब अत्यधिक ठंड के जोखिम कारक के बारे में जानना है कि इसके जोखिम कारक कौन कौन से हैं। लंबे समय तक ठंड में रहना, पर्याप्त गर्म कपड़े का अभाव होना, वर्षा या बर्फ में भीगना, वृद्ध एवं बीमार व्यक्ति। अब अत्यधिक ठंड की क्या पहचान है? पहचान में हम देखेंगे शरीर कांपना, ठंड लगता है तो हम लोगों का शरीर कांपने लगता है, हाथ पैर सून हो जाना, त्वचा का नीला पड़ना, अत्यधिक कमजोरी आना और चेतना में कमी होना। अब अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ठंड के क्या निष्कर्ष निकलते हैं? अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ठंड दोनों ही जीवन के लिए हानिकारक हो सकती है। न ज़्यादा गर्मी हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं और न ज़्यादा ठंड। समय पर पहचान और प्राथमिक चिकित्सा द्वारा गंभीर परिणामों से बचा जा सकता है। समय पर यदि हम सतर्क हो जाएंगे गर्मी से या ठंड से, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपदा के चरण, आपदा प्रबंधन एवं आपदा प्रबंधन के चरणों का वर्णन कीजिए। आपदा के चरण क्या हैं, आपदा प्रबंधन क्या है और आपदा प्रबंधन के चरण क्या हैं, उनका वर्णन करना है। उत्तर लिखेंगे आपदा ऐसी घटना है जो जनजीवन, संपत्ति, पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाती है। आपदा एक ऐसी घटना है जो जनजीवन, संपत्ति और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। आपदा के चरण कौन कौन से हैं? पूर्व आपदा चरण और पश्च आपदा चरण, ये सभी आपदा चरण के हैं। आपदा प्रबंधन के चरण, अब आपदा प्रबंधन के कौन कौन से चरण हैं? रोकथाम, शमन, तैयारी, प्रतिक्रिया, पुनर्वास और पुनर्निर्माण। अब आपदा के निष्कर्ष क्या निकलते हैं? आपदा प्रबंधन का उद्देश्य जन धन की हानि को कम करना और सामान्य स्थिति बहाल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोसामाजिक प्राथमिक चिकित्सा प्रदाता के गुण एवं कौशल को बताना है कि मनोसामाजिक प्राथमिक चिकित्सा के प्रदाता और गुण क्या क्या हैं। मनोसामाजिक प्राथमिक चिकित्सा
संकटग्रस्त व्यक्तियों की भावनात्मक सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया है। इनके गुण कौन कौन से हैं? सहानुभूति, धैर्य, संवेदनशीलता, आत्मविश्वास और जिम्मेदारी। इनके कौशल कौन कौन से हैं? कौशल में आ जाएगा प्रभावी संचार, सक्रिय श्रवण, समस्या समाधान, तनाव प्रबंधन और निर्णय लेने की क्षमता। निष्कर्ष ये निकलता है कि एक कुशल प्रदाता पीड़ित व्यक्ति को मानसिक सहारा देकर उसकी सहायता कर सकता है। एक कुशल प्रदाता पीड़ित व्यक्ति को मानसिक सहायता देकर उसकी सहायता कर सकता है। फिर है महामारी, वैश्विक महामारी और उनके कारण एवं प्राथमिक चिकित्सा प्रदाता की भूमिका लिखिए। महामारी क्या है, वैश्विक महामारी क्या है, उनके कारण और प्राथमिक चिकित्सा प्रदाता की भूमिका को हम लोग को लिखना है। महामारी किसी क्षेत्र में रोग के तेजी से फैलने को कहते हैं। महामारी होता है जो कोई सा बीमारी होता है वो बहुत ही ज़्यादा तेजी से फैलने लगता है तो उसे महामारी कहा जाता है। जबकि वैश्विक महामारी विश्व स्तर पर फैलने वाले रोग को कहते हैं। जो पूरे विश्व में फैल जाए उसे वैश्विक महामारी कहते हैं और जो कुछ एरिया में फैले उसे महामारी कहा जाता है। महामारी के कारण क्या क्या हैं? महामारी के कारण है संक्रमण, स्वच्छता की कमी, भीड़ भाड़, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आना। जैसे कोरोना हुआ था एक तरह से वो भी एक महामारी ही है। प्राथमिक चिकित्सा प्रदाता की क्या भूमिका है? प्राथमिक चिकित्सा के प्रदाता की भूमिका बताना है। जागरूकता फैलाना, रोगियों की पहचान कर रोगियों की सहायता करना, संक्रमण रोकने के उपाय बताना, मानसिक सहयोग प्रदान करना। निष्कर्ष क्या निकला? महामारी और वैश्विक महामारी के निष्कर्ष क्या निकले? महामारी के समय प्राथमिक चिकित्सा प्रदाता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। महामारी के समय प्राथमिक चिकित्सा जो फर्स्ट चिकित्सा दी जाती है उसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक उसकी पहचान नहीं करेंगे उसको दूर करने की कोशिश नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप काटने पर क्या करें और क्या ना करें? अगर किसी को सांप काट ले तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। पहले है क्या करें। किसी व्यक्ति को अगर सांप काट ले तो हम क्या कर सकते हैं? रोगी को शांत रखें, तुरंत चिकित्सा सहायता लें, प्रभावी अंग को स्थिर रखें, रोगी को आराम दें। फिर एक क्या ना करें, क्या नहीं करना चाहिए? घाव को ना काटे, विष चूसने का प्रयास ना करें, बर्फ ना लगाएं, झाड़ फूक पर भरोसा ना करें। निष्कर्ष किसी व्यक्ति को अगर सांप काट ले तो वो झाड़ फूक करने जाते हैं, लेकिन झाड़ फूक पर भरोसा करने से बेहतर है कि आप डॉक्टर की सलाह लें, डॉक्टर के पास जाएं। निष्कर्ष यह निकलता है कि सही प्राथमिक चिकित्सा से सांप के विष के प्रभाव को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च ऊंचाई की बीमारी में क्या करें और क्या ना करें? उच्च ऊंचाई की बीमारी में क्या करें और क्या ना करें? जब किसी को उच्च ऊंचाई का बीमारी हो जाए तो उसके लिए हम लोग क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में दिया गया है। उच्च ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी के कारण होने वाली समस्या, मतलब ज़्यादा ऊंचाई पे जाते हैं तो हम लोग को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। जैसे पहाड़ों पे ऑक्सीजन जल्दी नहीं मिलता है तो हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर अपने पास लेकर जाते हैं। उच्च ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होने के कारण होने वाली समस्या को उच्च ऊंचाई की बीमारी कहते हैं। इसमें क्या करें? पर्याप्त आराम करें, अधिक पानी पिएं, धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ाएं और आवश्यक होने पर नीचे उतरें। फिर एक क्या ना करें? जब उच्च ऊंचाई की बीमारी किसी को हो जाए, मतलब ऊंचाई पर चढ़ने में किसी को कठिनाई हो रही है तो क्या ना करें? अधिक श्रम ना करें, शराब का सेवन ना करें, लक्षणों को नज़रअंदाज ना करें। निष्कर्ष क्या निकलता है इससे? समय पर सावधानी बरतने से गंभीर स्थिति से बचा जा सकता है। समय पर सावधानी बरतने से इसकी जो गंभीर स्थिति है उससे हम लोग बच सकते हैं।
दुर्घटना का प्रभाव, दुर्घटनाओं के क्या प्रभाव होते हैं उनके बारे में हम लोग को जानना है कि दुर्घटनाओं के प्रभाव क्या हैं और उसका निष्कर्ष क्या है। दुर्घटनाएं व्यक्ति, परिवार और समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। किसी के साथ दुर्घटना हो जाता है तो हमको लोग लगता है कहीं हम लोग के साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं इसके साथ ऐसा ना हो जाए। तो दुर्घटना क्या है, परिवार और समाज पर और व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। दुर्घटना के प्रभाव क्या क्या हैं? दुर्घटना में हम लोग को शारीरिक चोट लग सकता है, मानसिक तनाव हो सकता है, आर्थिक की हानि हो सकती है, सामाजिक समस्या हो सकती है और कार्य क्षमता में कमी हो सकती है। अब दुर्घटना के निष्कर्ष क्या निकलते हैं? दुर्घटना की रोकथाम एवं त्वरित सहायता अत्यंत आवश्यक है। दुर्घटना को रोकने के लिए कहीं पर सड़क दुर्घटना हो जाती है तो सड़क पे हम लोग उसको रोकने के लिए बोलते हैं वाहन को आप धीरे चलाइए। कहीं पे पुल एक्सीडेंट हो जाता है तो पुल को हम लोग अच्छे से मरम्मत किया जाता है। तो दुर्घटना को रोकने एवं त्वरित सहायता अत्यंत आवश्यक है। अब है लसिका ग्रंथि में सूजन के साथ बुखार तथा प्राथमिक चिकित्सा प्रदाता की भूमिका क्या है? अब लसिका ग्रंथि में सूजन और बुखार आ जाए तो उसके लिए प्राथमिक चिकित्सा प्रदाता की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग को लिखना है। लसिका ग्रंथि में सूजन संक्रमण या बीमारी का संकेत हो सकता है। लसिका ग्रंथि में सूजन आता है, लसिका ग्रंथि में अगर सूजन आ गया तो वो दिखाता है कि या तो संक्रमण के कारण आया है या कोई बीमारी कारण ये आया है। अब इसके प्रमुख लक्षण में आ जाता है बुखार, सूजी हुई ग्रंथि, दर्द, कमजोरी इत्यादि। इसके लिए सबसे पहले हम लोग को चाहिए कि इसकी प्राथमिक प्रदाता की भूमिका में क्या करना चाहिए। रोगी का निरीक्षण करना चाहिए, आराम की सलाह देनी चाहिए, पर्याप्त पानी पीने की सलाह देनी चाहिए और चिकित्सक के पास भेजना चाहिए। अब निष्कर्ष क्या निकलता है? इससे निष्कर्ष निकलता है कि समय पर चिकित्सा सहायता रोगी को गंभीरता को कम कर सकता है। समय पर चिकित्सा सहायता देने से रोगी की जो गंभीरता बीमारी है उसको हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोसामाजिक प्राथमिक चिकित्सा प्रदाता की भूमिका क्या है? मनोसामाजिक प्राथमिक चिकित्सा प्रदाता की भूमिका क्या है, इसके बारे में हम लोग को बताना है। मनोसामाजिक प्राथमिक चिकित्सा प्रदाता संकट की स्थिति में लोगों को मानसिक एवं भावनात्मक सहायता प्रदान करता है। मनोसामाजिक चिकित्सा प्रदाता जो है वो किसी संकट में लोगों को मानसिक और भावनात्मक सहायता प्रदान करता है। इसकी भूमिका में देखेंगे कि इसकी क्या भूमिका है। भावनात्मक समर्थन देता है, तनाव कम करता है, सही जानकारी देता है, आवश्यक सेवाओं से जोड़ता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष यह निकला कि यदि पीड़ित व्यक्ति को सामान्य जीवन में लौटने में सहायता करता है, किसी भी पीड़ित व्यक्ति को अगर हम ये भूमिका निभाएं, इनको हेल्प करें, पीड़ित व्यक्ति का अगर हम हेल्प करें तो वो क्या होता है, वो सामान्य जीवन में लौटने में उसे सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवं लास्ट क्वेश्चन है मनोसामाजिक प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करते समय ध्यान रखने योग्य कारक। जब मनोसामाजिक प्राथमिक चिकित्सा किसी को हम प्रदान कर रहे हैं उस समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, उसके प्रमुख कारक क्या हैं? तो प्रमुख कारक में देखेंगे सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, मतलब जैसा हम सहानुभूति दिखा रहे हैं वैसा हमारा व्यवहार भी होना चाहिए। गोपनीयता बनाए रखें, अब किसी के पास कोई बीमारी है तो उसे हम पूरी दुनिया में शोर कर रहे हैं कि इसका ये है, इसका वो है, उससे बेटर है कि हम उसे गोपनीयता बनाए रखें। सक्रिय रूप से सुनना, किसी की बात को, उसी बीमारी आदमी की बात को सक्रिय रूप से हम लोग को सुनना चाहिए। सम्मानजनक व्यवहार करना, सांस्कृतिक संवेदनशीलता और धैर्य रखना। निष्कर्ष यह निकला कि इन सिद्धांतों का पालन करके प्रभावी मनोसामाजिक सहायता प्रदान की जा सकती है।
मतलब इन सिद्धांतों का पालन करके हम किसी को भी मनोसामाजिक में सहायता प्रदान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और बताइए कि हमें आपको और कौन सा वीडियो बनाकर दें। तो हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you for watching this video. For complete exam preparation, subscribe to Riddhi Academy. Learn today, lead tomorrow.